बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत मेरी लाडो, ये हरकतें ठीक नहीं हैं। तुम्हारे लाला को जब मालूम होगा तो वो गुस्सा करेंगे। मेरी गुड़िया, ऐसे मत करो, तुम रहने दो। जबकि आयत ने अपनी माँ को घूर कर देखा था और गुस्से से बोली थी, प्लीज अम्मी, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दें। हर वक्त लाला की माला मेरे आगे नहीं जपती रहा करे। लाला ने ये मना कर दिया, लाला ने वहां जाने से मना कर दिया, तुम लाला की इजाजत के बगैर ये नहीं खा सकती। यार, मेरी भी कोई जिंदगी है। मैं जीती जागती इंसान हूँ। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी। फाइज से मेरी शादी होने वाली है और अगर मैं इससे मुलाकात कर रही हूँ तो इसमें कौन सी कबाहत है। जबकि स्कीना बेगम ने अपनी बेटी को तासुब से देखा था, जो अपनी कमबख्ती को दिलाने की कोशिश कर रही थी। वो लाल चूड़े में थी। दूधिया रंगत की मालिक आयत बहुत खूबसूरत लग रही थी। चेहरा साफ शफाफ था। गजाली आंखें, जिनको काजल लगाकर मसीद क्यामत बनाया गया था। छोटी सी नाक, खूबसूरत पंखड़ियों की मानित गुलाबी होंठ, कुदरती गुलाबी गाल। वो लड़की हुस्न का शाहकार थी। कोई भी इसको देखता तो देखता ही रह जाता था। यही वजह थी कि इसका लाला और इसकी अम्मा हमेशा इसके अकेले बाहर जाने से हमेशा डरते आए थे। एकदम इसका मोबाइल रिंग हुआ था। मोबाइल उठाकर देखा तो फाइज की कॉल आ रही थी। इसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आई थी। यही तो एक शख्स था जो इसके जज्बात की कदर करता था, इसकी हर बात को अव्वल आखिर मानता था, इसके लाड उठाता था, इसकी मन की हर मुराद पूरी करता था। वो फौरन दरवाजे की तरफ भागी थी जब अचानक इसकी माँ ने रास्ते में ही इसका बाजू थाम लिया था और इसको देखते हुए बोली थी, नहीं आयत, ऐसा मत करो, चादर तो लेती जाओ। जब इसने अपनी माँ का हाथ झटक दिया था और इनको देखते हुए बोली थी, प्लीज अम्मी, कितनी बार बोलूं आपको, मेरे मामलात से दूर रहे। फाइज को ये सब कुछ नहीं पसंद। वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी हिफाजत कर सकती हैं। वो ये बोलते ही बाहर की तरफ बढ़ गई थी। इसके लंबे बाल आबशार की मानित कमर पर फैले हुए थे, जो इसको मजीद दिलकश बना रहे थे। वो हवेली से बाहर आई तो फाइज पहले ही अपनी गाड़ी लेकर हवेली के गेट पर खड़ा हुआ था। इसको देखते ही इसकी बाछें खिल उठी थी। वो फौरन ही हाथ हिलाने लगा था, जबकि आयत के चेहरे के रंग ही तब्दील हो गए थे। वो भागकर इसके सीने से लगी थी। अगर गाँव का कोई भी फर्द इसको ऐसी हरकत करते हुए देख लेता तो जहां भर में इनकी बदनामी होना तय थी। जबकि फाइज ने इसे फौरन दूर किया था और इसको आंखें दिखाते हुए बोला था, आयत, कोई देख लेगा, क्या कर रही हो। अभी हम दोनों अकेले भी नहीं हैं, बल्कि रोड पर खड़े हुए हैं। वो सख्ती से बोला था। इसको मालूम था आयत छोटी है, इसके पास अकल नहीं है, लेकिन वो समझदार था। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से आयत की बदनामी हो। जबकि आयत इठला कर बोली थी, बदनाम करते हैं तो करने दे, वैसे भी आपसे ही शादी होनी है। अगर बदनामी होगी तो ज्यादा अच्छा है, लोगों में मशहूर हो जाऊंगी। जबकि फाइज ने इसके सर पर चिप लगाई थी और आंखें दिखाते हुए बोला था, खुदा ना करे कभी तो तुम बदनाम हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। चलो गाड़ी में बैठ जाओ, वरना किसी की नजर लग जाएगी। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल मेरी शहजादी लग रही हो। इसने मुस्कुराकर फाइज को देखा था। ये वाहिद इंसान था जो इसकी दिल की दुनिया में बुलंद मर्तबा रखता था। वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गई थी, लेकिन इसी पल इसके लाला की गाड़ी फाइज के सामने आकर रुकी थी। आयत का दिल धड़कना भूल गया था। इसके चेहरे की रंगत पीली जर्द पड़ गई थी। वो अपनी माँ के सामने कितना भी चुंचला ले, गुस्सा कर ले, लेकिन वो अपने लाला के सामने भीगी बिल्ली बन जाती थी। सरफराज जैसे ही गाड़ी से बाहर आया, इसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा था। जबकि फाइज का भी दिमाग पल में घूम गया था, क्योंकि इसको मालूम था यह शख्स अब क्या बदतमीजी करने वाला था। सरफराज सरफराज लंबे लंबे डग भरता हुआ इन लोगों के पास आया था और आयत की तरफ का दरवाजा खोलकर खींच के आयत को बाहर निकाला था। वो अभी आगे कदम बढ़ाता इससे पहले ही फाइज की आवाज गूंजी थी, खबरदार, जो तुम आयत को लेकर अंदर गए। सरफराज ने खून आशाम निगाहों से देखा था। इन दोनों के बरक्स सरफराज की गाड़ी में बैठा रोमान, जो अपने मोबाइल में मगन था, शोर होने पर इसने फौरन सर उठाया था। सामने ही लासाना और बहनोई को देखकर वो समझ गया था कि अब जंग छिड़ने वाली है। वो फौरन गाड़ी से बाहर आया था और अभी फाइज इसका गिरेबान पकड़ता, इससे पहले ही इसने फाइज को थाम लिया।
जबकि फाइज फुड़फड़ा के रह गया था। रोमान ने इसको अच्छी तरह काबू कर लिया था। सरफराज गुस्से से चिल्लाया था, रोमान छोड़ो इसे, ये कौन होता है मुझे ऑर्डर देने वाला कि मैं अपनी बहन को हवेली के अंदर नहीं ले जा सकता? शोहर नहीं बने तुम। फाइज आलम, अभी महज मंगेतर हो, इसलिए अपनी औकात में रहो। फाइज इसकी बात सुनकर एकदम हत्थे से उखड़ गया था और गुस्से से बोला था, हमारे खानदान में मंग निकाह की हैसियत रखती है और तुम कहते हो कि मैं इस पर हक नहीं जता सकता। सरफराज ये मत बोलो कि कल को तुम भी हमारी दहलीज पर आने वाले हो। जबकि सरफराज की आंखें पल में तब्दील हुई थी और वो गुस्से से मजीद चलाया था, अगर कहते हो तो नहीं आऊंगा, और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी दहलीज पर आने का, बस बड़ों की रस्म निभा रहा हूँ। ये कहते ही इसने आयत को मजीद सख्ती से अपने साथ खींचा था और हवेली के अंदर ले गया था। जबकि रुमान की गिरफ्त में फुड़फड़ाता फाइज इसको देखता रह गया था। इन दोनों के अंदर जाने के बाद रोमान ने इसको छोड़ा था, जबकि फाइज इसको झिड़कते हुए बोला था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थामने की? तुमने समझ क्या रखा है? औकात में रहो रोमान शाह, ज्यादा मेरे बाप बनने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जबकि रुमान ने इसे महज एक बेसार निगाह इसके वजूद पर डाली थी और सादा लहजे में बोला था, मुझ पर चलाने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ तुम्हें लड़ाई करनी थी वो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाकर जा चुका है, इसीलिए अपनी बची कुची इज्जत को लेकर अपने घर चले जाओ, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ये कहते ही वो हवेली की तरफ गामजन हो गया था, लेकिन चंद कदम चलकर वो एड़ियों के बल पलटा था। इसको देखते हुए बोला था, और हाँ फाइज, एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हो सके तो दूसरे की बहन बेटी को घुमाने से बेहतर है कि अपनी बहन बेटी पर नजर रख लो, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ये बोलकर वो ठहरा नहीं था बल्कि हवेली में चला गया था। जबकि फाइज महज इसकी पुश्त देखता रह गया था। इसके आखिरी जुमले इसकी समझ से बालातर थे। वो सर झुटक कर घर की तरफ रवाना हो गया था। सरफराज की वजह से इसका आज का दिन बर्बाद हो चुका था। हालांकि इसकी आयत के साथ आज बहुत सारे प्लान थे। वाहिद आयत थी जिसकी वजह से वो इस दहलीज पर बार बार आता था, वरना तो इसका बस चलता तो वो कभी यहाँ का रुख भी ना करता। वो किसके सामने ना झुकने वाला इंसान महज आयत की खातर इसके भाई के आगे मुसलसल झुक रहा था, इसकी हर बदतमीजी को बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन वो दिन दूर नहीं थे जब ये दोनों एक दूसरे का गिरेबान थाम लेते। बहरहाल इसने अपने आप को काबू कर लिया था। इसको ये सब निकाह होने तक बर्दाश्त करना ही था। इसके बाद तो वो तहैया कर चुका था कि शादी होने के बाद वो आयत को कभी भी इस हवेली का रुख नहीं करने देगा, चाहे आयत रोते ही रह जाए, क्योंकि जितनी जलालत इसकी हो चुकी थी अब इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो मजीद बर्दाश्त करता। जबकि इसके बरक्स सरफराज हवेली में आते ही आयत के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ चुका था। इसको देखते हुए गुस्से से बोला था, लड़की, तुम्हारे अंदर हया शर्म मर चुकी है। इतनी गैरत नहीं आई कि एक चादर ले लूं? महज एक जाली का दुपट्टा गले में डालकर तुम इस ना महरम शख्स के साथ घूमने जा रही हो, शर्म आनी चाहिए। हया क्या बेच कर खा चुकी हो तुम? जबकि आयत खौफ के मारे लर्ज ही रही थी। इसका दम खुश्क होने के करीब आ गया था। वो जितनी बहादुर बन ले, लेकिन सरफराज के सामने इसके होंठ भी चुनुपुश नहीं करते थे। वो मजीद कुछ कहता इससे पहले ही रोमान ने इसे थाम लिया था और सरनफी में हिलाते हुए बोला था, लाला बस, बहुत हो गया, छोटी है वो, अकल की कमी है, जल्दी समझ आ जाएगी। गुड़िया तुम अंदर जाओ। नीचे जमीन पर गिरी आयत ने नम आंखों से रुमान को देखा था और खामोशी से अंदर चली गई थी। रुमान शाह सरफराज का बेहतरीन दोस्त और हमराज था। इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। घर वालों का आना जाना था, इसलिए रुमान इनके घर में आसानी से आ जाया करता था। जबकि इसके बरक्स फाइज आलम के कोई और नहीं बल्कि इन्हीं के चचा का बेटा था, मगर सरफराज ने सख्ती से इसको मना किया हुआ था कि वो हवेली के अंदर कदम नहीं रखेगा। बचपन में ही इन दोनों की शादियां तय कर दी गई थी। फाइज आलम की शादी आयत आलम से होनी थी, जबकि सरफराज आलम की शादी फाइज आलम की छोटी बहन नूर से होनी थी। और यही वजह थी कि इन दोनों की आपस में कभी बननी ही नहीं थी और इनके बरक्स आयत और नूर इन दोनों से ही बेइंतहा मोहब्बत करती थी। आयत तो फिर भी समझदार थी, जबकि नूर इन तीनों में सबसे छोटी और मासूम थी। इसको दुनिया का भी ज्यादा कुछ इल्म नहीं था। वो ज्यादातर घर में ही रहती थी और जिससे इसकी मंगनी हुई थी वो इसकी गर्विदा थी। इसको सरफराज आलम से इंतहा से ज्यादा इश्क था। वो इसके खातर मरने को तैयार थी।
जबकि इसके बरक्स सरफराज आलम इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। इसको नफरत थी अपने चचा के बच्चों से। बचपन में इनका चचा इनकी माँ के साथ बहुत बदसलूकी करता था। इसको आज भी वो दिन याद था जब फाइज की माँ ने इसकी माँ पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो चचा के साथ ताल्लुकात कायम कर चुकी है और इस वजह से इसके बाप ने इसकी माँ को डंडे से मारा। वो लम्हा आज भी फाइज आलम की आंखों से मख्फी नहीं था। वो जब भी वो लम्हा याद करता था तो इसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसने एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी, अपने अंदर उठते इश्तियाल को काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन गुस्सा किसी तौर पर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके दिमाग में फाइज के आखिरी जुमले गूंज रहे थे कि जब तुम हमारी दहलीज पर आओगे तो हम भी तुम्हें जलील करके वापस लौटाएंगे। और ये बात इसके गुस्से को मजीद हवा दे रही थी। मगर जैसे ही सकीना बेगम ने इसके कंधे पर हाथ रखा था, इसका गुस्सा पल ही पल में खो गया था। वो अपनी माँ को अपने सामने देख तमाम बातों को बुलाए इनको अपने सीने से लगा चुका था। यही तो वह दौलत थी जिसके दम से इसकी सांसें चलती थी। वरना जब इसके बाप का इंतकाल हुआ था, वो इसी पल अपना दम तोड़ देता। इसकी माँ इसके सर में हाथ फेरते हुए बोली थी, ना मेरे बेटे, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और कभी भी बहन बेटियों पर हाथ नहीं उठाया करते। अल्लाह ताला नाराज होते हैं। बहन तो इज्जत होती है, इसको तो फूलों के मानिंद रखा जाता है, ऐसे मारा नहीं जाता। वो अपनी माँ को देखते हुए नाराज लहजे में बोला था, आप तो हमेशा इसकी साइड लें। आपको मालूम है वो क्या करने चाह रही थी? खुदा का शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना खानदान वालों में से किसी ने अगर इसको ऐसे देख लिया होता तो हमारी कितनी बदनामी होती। जब फिर गांव वालों में से किसी एक को भी नजर आयत आलम पर पड़ जाती और कोई इसको पहचान लेता तो पूरा जहां हम पर थू थू करता। सब यही कहते कि सरदार की बेटी इस तरह बिना चादर के घूम रही थी, वो भी किसी अजनबी मर्द के साथ। जबकि इसकी माँ खामोश हो गई थी। सर पर सफेद पट्टा ओढ़े वो औरत काफी पाकीज़ा मालूम होती थी। रुमान ने जब बात ज्यादा ही बढ़ती हुई देखी तो फौरन ही सरफराज के गले में हाथ डालते हुए बोला था, बस करो यार, क्या हो गया है तुम्हें? कब से एक ही बात करते जा रहे हो? माँ जी, आप बताएं, तबीयत वगैरह ठीक है? अभी बोल रही थी आपकी तरफ आने का, और आप भी कभी चक्कर नहीं लगाती। वो बहुत खफा हो रही हैं आपसे। जबकि सकीना बेगम रुमान को देख दिल से मुस्कुराई थी। इनको ये पसंद था। वो हमेशा कहती थी, सरफराज, तुम रुमान जैसा बनो। वो कितना नरम दिल और संजीदा इंसान है। उन्होंने आज तक रुमान को गुस्सा करते हुए नहीं देखा था। इनकी दिल से ख्वाहिश थी कि इनकी बेटी रुमान शाह की दुल्हन बनती, लेकिन वो फाइज को पसंद करती थी और बचपन से ही इन लोगों के रिश्ते तय थे। अगर इस तरह रिश्ते से इनकार किया जाता तो पूरी बरादरी इनसे राब्ता मुनक़ता कर लेती। वो फौरन इसके सर पर हाथ रखते हुए बोली थी, हाँ बेटा, ज़रूर चक्कर लगाऊंगी। इस दिन भी तुम्हारे इस दोस्त को बोला था, लेकिन नहीं, इसके पास तो माँ के लिए फुर्सत ही नहीं होती। जबकि सरफराज सकीना बेगम की बात पर मुस्कुराया था और वो तीनों ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए थे। कमरे में आते ही आयत ने कान के अब ऐसी चूड़ियां दुपट्टा नोच नोच कर अपने वजूद से दूर फेंकी थी, लिपस्टिक फैला ली थी। इसकी आंखों से त्वातर आंसू बह रहे थे। इसको समझ नहीं आ रहा था कि सरफराज ऐसा क्यों करता है। अगर वो नूर से शादी नहीं करना चाहता तो वो ना करे। वो इसका रिश्ता क्यों खराब कर रहा था? वो लाला के सामने तो कुछ नहीं बोल पाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर रो रो के अपना हाल बुरा कर लेती थी। इसको मालूम था कि इसका भाई इससे बहुत प्यार करता है, लेकिन इसका ये रद्द अमल इसकी जान ले लेने के लिए काफी इसने था। गहरी सांस हवा की स्फुर्द की थी और फौरन ही फाइज को कॉल लगाई थी। इसको मालूम था वो गुस्से का बहुत तेज है। अगर इसको इस तरह ही नजरअंदाज कर दिया तो वो बिल्कुल भी माफी नहीं देगा। पहली ही बैल पर कॉल उठा ली थी और वो रोते हुए इससे माफी मांगने लगी थी। इसकी गमगीन आवाज सुनते ही फाइज का दिल नरम पड़ गया था और वो इसको पुचकारते हुए समझाने लगा था कि कुछ अरसे की बात है, वो दिन दूर नहीं जब तुम मेरी दुल्हन बनकर आ जाओगी। वैसे भी फाइज अपने इरादे मजबूत कर चुका था। वो इस तरह हाथ पर हाथ रखकर मजीद इंतजार नहीं कर सकता था। इसने तहैया कर लिया था कि वो बड़ों से बात करके अब रिश्ता तय करेगा, क्योंकि वो मजीद देर करके अपने आप को मजीद जलील नहीं करवा सकता था। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। फाइज ने अपना दिमाग चलाकर तमाम बड़ों को अपनी तरफ कर लिया था और आयत के साथ रुखसती की बात भी तय कर ली थी। गांव के बड़े इस मसले के बीच में बैठ गए थे, क्योंकि मामला सरदार के घर का था।
सरफराज किसी कीमत पर भी राजी नहीं था। इसने साफ मना कर दिया था कि वो अभी अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता और ना ही वो नूर को ब्याह कर अपने पास ले आना चाहता है। लेकिन गांव की मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्तियां, इसके गांव के बड़े और इसके चाचू, ताऊ और इसकी अम्मा के फैसले के आगे इसे खामोश होना ही पड़ा था। मगर फिर भी इसका गुस्सा किसी तौर पर भी कम नहीं हो रहा था। मगर रोमान के समझाने पर वो खामोश हो गया था। वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी था। इसको हर चीज़ की समझ थी। वो जल्दबाज इंसान नहीं था। हर चीज़ को समझकर और दिमाग से काम लेकर किया करता था। वो कभी भी गुस्से का सहारा लेकर अपने फैसले नहीं करता था। यही वजह थी कि हर इंसान इसको बहुत पसंद करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा था। गांव में शादी की तैयारियां बहुत खुशहाल अंदाज में की जा रही थीं। आयत की तो बाछे ही खिल उठी थी। इसको यकीन नहीं था कि सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा है। इसको लगा था सरफराज बहुत बड़ा हंगामा करेगा, लेकिन बड़ों की मर्जी के आगे वो उफ नहीं कर पाया। वो तो फूले नहीं समा रही थी, इस पर टूट के निखार आ रहा था। लेकिन सरफराज ने सख्ती की हुई थी। वो अपने कमरे से भी बाहर नहीं आ सकती थी। इसके ससुराल वाले आते थे, तब भी वो महज औरतों के सामने ही आती थी। ये सब वो जानकर कर रहा था। ये बातें जब फाइज को मालूम हो रही थी, तो वो महज सब्र का घूंट पी के रह जाता था। आयत के बरअक्स वो मासूम सी गुड़िया नूर अपने घर में अल्लाह के आगे मुसलसल दुआएं कर रही थी कि इसकी शादी भी साथ खैरियत से हो जाए, क्योंकि जिस शख्स के साथ इसको ब्याह जा रहा था वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि गांव का गद्दी नशीन था। इसके गुस्से के आगे कोई टिक नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरने के बाद शादी का वो दिन भी सर पर आन पहुंचा था, जब दो दुल्हनें आज स्टेज पर आ गई थीं। अब निकाह होने में कुछ ही देर बाकी थी। सबसे पहले सरफराज और नूर का निकाह किया गया था। नूर एक मतनासब जिस्म की मालिक थी। सफेद दूधिया रंगत, खूबसूरत, पुरकशिश, नुकोश। वो देखते ही कोई मुस्लिम गुड़िया लगती थी, जो बेहद मासूम थी। सर झुका हुआ था, इसके हाथ लरस रहे थे। मौलाना और गवाहों के दरमियान इसका निकाह हो रहा था, लेकिन खौफ के मारे इसके हाथ कांप रहे थे। इसको मालूम नहीं था कि सरफराज इसके साथ कैसी जिंदगी बसर करेगा, लेकिन वो मजबूर थी। वो इससे इश्क करती थी, और ये इश्क महज 4 दिन का नहीं, बल्कि छोटी उम्र का था। और बेशक कच्ची उम्र में की गई मोहब्बतें बे इंतहा अजाबनाक होती हैं। चंद ही पल में इजाबो कबूल के मरहले तय पा चुके थे। आयत आलम फाइज आलम बन गई थी, जबकि नूर आलम सरफराज आलम बन गई थी। दोनों के निकाह हो गए थे और दोनों ही अलग अलग सोफे पर अपनी दुल्हनों के साथ बैठे पूरी महफिल में छा चुके थे। मगर अचानक ही फाइज अपनी जगह से खड़ा हुआ था और मौलाना साहब के हाथ में जो माइक था, इसने अपने हाथ में लेकर सबको अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। माहौल में एकदम तनाव पैदा हो गया था। सरफराज भी इसको गौर से देखने लगा था कि आखिर वो खड़ा क्यों हुआ है। एकदम माइक में इसकी आवाज गूंजी थी, मैं फाइज आलम अपनी पाक पास बीवी आयत आलम को एक तोहफा देना चाहता हूँ। मैं फाइज आलम पूरे जहान के सामने अपने पूरे होशो हवास में मैं अपनी प्यारी बीवी आयत आलम को तलाक देता हूँ। ये अल्फाज आयत पर किसी पहाड़ की मानद टूटे थे। वो बेसाख्ता अपनी जगह से खड़ी हुई थी। वो जो चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर कर फाइज को देख रही थी, इसकी मुस्कुराहट ऐसा महसूस होता था किसी ने नोच ली हो। वो फटी फटी निगाहों से फाइज को देख रही थी। इसके पास कहने के लिए अल्फाज मौजूद नहीं थे। सरफराज नूर, इसके माँ बाप सब एक साथ अपनी जगहों से खड़े हुए थे। पूरे मैरिज हॉल में चामगोइयां शुरू हो गई थीं। आयत कुछ कहती, इससे पहले ही माइक में एक बार फिर आवाज गूंजी थी, मैं आयत को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। 3 बार इसने ये अल्फाज दोहराए थे और एकदम आयत के कान के करीब झुककर सरगोशी नुमा आवाज में बोला था, हो गया तुम्हारे भाई का बदला पूरा। ये कहते ही वो मैरिज हॉल से निकलता चला गया था। पीछे नूर यकदम बेहोश हो गई थी। आयत को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसके साथ ये क्या हुआ है। बैठे बिठाए जो अजाब इस पर नाजिल किया गया था, इसकी दुनिया बर्बाद हो गई थी। वो पूरे कद से जमीन बोस हुई थी। सरफराज ने नूर की जानिब देखा तो इसका शहाबी चेहरा बहुत मुरझा गया था। इसको समझ नहीं आ रहा था ये पल में हुआ क्या है। फाइज ने इसकी बहन को तलाक क्यों दी है, इन लोगों की इज्जत का जनाजा क्यों निकाला गया है।
इसके सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो गई थी। खानदान वालों ने फौरन नूर और आयत को संभाला था, जबकि सरफराज बिल्कुल बुत बन चुका था। इसको यकीन नहीं आ रहा था अभी चंद पहले पहल हुआ क्या है। लेकिन रुमान ने पूरी मामले की संजीदगी को देखते हुए सबसे पहले स्कीना बेगम को होश दिलाया था, ताकि वो आयत को संभालती। और वो फौरन सरफराज की जानिब बढ़ा था ताकि इसको संभाल सके, क्योंकि इसे मालूम था कि अगर सरफराज का दिमाग घूम गया तो वो फाइज को गोलियों से छलनी कर देगा। इसको मालूम था एक बार अगर इसको गुस्सा आ जाए तो वो अपने आपा खो देता है। इसने फौरन सरफराज के सीने पर हाथ रखा था और थपथपाते हुए बोला था, सरफराज होश करो, देखो तुम्हारी बहन की क्या हालत हो रही है, संभालो इसको, इस तरह बुत ना बनो। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। इसने नम आंखों से आयत को देखा, जो बिल्कुल बेजान होकर जमीन पर बैठी थी। इसे एकदम अपनी बहन का ख्याल आया था। क्या फाइज ने हर बेइज्जती का बदला ऐसे लिया था? लेकिन इसने तो शादी के दौरान कुछ नहीं कहा था। इसकी बहन को भी वो कबूल कर चुका था। फिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ था? इसने नजर घुमाकर नूर की जानिब देखा, जिसको औरतें संभाल रही थीं। माहौल में अजीब तनाव सा फैल गया था। इसको समझ नहीं आ रहा था वो किस तरह सब चीजें संभाले। एक तरफ माँ थी, दूसरी तरफ बहन थी, और तीसरी तरफ इसकी बीवी थी। इस आदमी की बहन, जिसने अभी चंद पहले इसकी बहन को तलाक दी थी, इसकी जिंदगी बर्बाद की थी। इसने जब्बत से आंखें मीच ली थी। रोमान ने तमाम मामला संभाल लिए थे। इसने दोस्त होने का फर्ज निभा दिया था। फौरन ही माहौल में फैले तनाव को इसने कम करने की कोशिश की थी। खाना खोलकर तमाम मेहमानों को खाना सर्व किया गया था, जबकि आयत इसकी अम्मा और नूर को हवेली पहुंचा दिया गया था। बराती भी हैरत के समंदर में गोताजन थे। इसके चाचू नजर मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। नूर के हवेली जाते ही वो लोग अपने घर की तरफ निकल गए। यकीनन वो लोग फाइज से मुलाकात करके इससे पूछना चाहते थे कि इसने ऐसा क्यों किया है। वक़्त का पहिया घूमता जा रहा था। तमाम मेहमानों को रुखसत करने के बाद सरफराज घर आया था। इसकी माँ सर थाम कर लाउंज में बैठी ही हुई थी। वो धनधनाता हुआ अपनी माँ के सर पर पहुंचा था और इनको देखते हुए गुस्से से बोला था, आप किसकी इजाजत से इस घर की बेटी हमारी हवेली में लेकर आई हैं? इस लड़की को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिस तरह इसके भाई ने हमारी इज्जत का जनाजा निकाला है। मैं भी इसकी बहन को बीच चौराहे में तलाक देकर इनकी इज्जत का जनाजा निकालूंगा। वो क्या समझते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे? इनकी सोच है मैं इनकी नस्लें उजाड़ दूंगा। वो अभी जानते नहीं हैं सरफराज आलम किस बला का नाम है। वो मजीद कुछ कहता, इससे पहले ही आयत की आवाज लॉन्च में गूंजी थी, बहुत खूब भाई, आप मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुके हैं, अब एक और लड़के की जिंदगी को भी अपनी जिद की नजर कर देंगे। आपकी ये दुश्मनी कब खत्म होगी? आज आपकी दुश्मनी की भेंट मैं चढ़ गई हूँ, और अब आप इस मासूम को चढ़ाना चाहते हैं। आप क्यों मासूम की बद्दुआ लेना चाहते हैं? खुदा के लिए भाई बख्श दे, क्यों जिंदगियां बर्बाद करके आपको सुकून मिल रहा है। आयत बोलने पर आई थी तो बोलती चली गई थी। रोमान, जो सरफराज के पीछे आया था, आयत को इस तरह देख इसके दिल में फांस से चुभी थी। इसने तो हमेशा आयत को खिलखिलाते हुए देखा था, लेकिन आज इसको बोलता देख और इतनी तकलीफ में देख इसको अंदर तक दुख महसूस हो रहा था। इसने दिल से दुआ की थी कि इस लड़के की जिंदगी बेहतर हो जाए। हाँ, वो सरफराज आलम की बहन थी, लेकिन वो इसके लिए भी अहमियत की हामिल थी। सरफराज खामोश हो गया था। आयत ने कुछ गलत नहीं कहा था। हाँ, वो इसकी जिद की नजर हो चुकी थी। इसकी जिंदगी महज इस जिद में बर्बाद की गई थी कि सरफराज इसका भाई है। वो खामोशी से रोमान के साथ घर से बाहर चला गया था, जबकि आयत की तबीयत काफी खराब हो रही थी। वो रात हर एक नफूस के लिए अजियत पड़ी थी। नूर कमरे में जाए नमाज पर बैठी अपने नसीब के लिए दुआ मांगती जा रही थी। जो इसके भाई ने किया था वो बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं था, और इसको मालूम था सरफराज आलम किसी सूरत भी इस गलती की माफी नहीं देगा, बल्कि हर पल इसको अजियत से दो चार करेगा। यही वजह थी कि इसका पूरा वजूद कांप रहा था। रफ्ता रफ्ता करके रात गुजर गई थी। ना सरफराज घर वापस आया था और ना ही रोमान ने इसे तनहा छोड़ा था। अगली सुबह पूरी आबोताब से रोशन
हुई थी। नूर कमरे में ही थी, इसको समझ नहीं आ रहा था वो कमरे से बाहर आए या नहीं। लेकिन इस तरह कमरे में छुपके रहना भी एक बेवकूफ़ी थी। इसको इस पहर इन सब का सहारा बनना था। वो इस तरह अपने ससुराल वालों को नहीं छोड़ सकती थी। आयत से इसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो कमरे से बाहर आई थी। लाउंज में ही सरफराज रोमान के साथ बैठा हुआ न जाने कौन सी बातें कर रहा था कि अचानक से इसे अपने सामने देख इसका गुस्सा सवाने पर पहुंचा था। वो गुस्से से धारता इससे पहले ही वो भागकर आयत के कमरे की तरफ चली गई थी। जबकि एक पल के लिए सरफराज को झटका सा लगा था। ना इसने कुछ बोला था और ना ही इस लड़की ने इसे कुछ बोलने का मौका दिया था। सामने आई थी और झट से गायब हो गई थी। अनजानी मुस्कान इसके चेहरे पर आई थी। जबकि रुमान ने बुलंद बांग कहकर गाया था। इसने पलट कर देखा तो वो पागलों की तरह हंस रहा था। वो इसके बराबर में ही बैठ गया था और गुस्से से बोला था, चुप हो जाओ, फजूल में हंसने की कोई जरूरत नहीं है। इसके भाई की वजह से मेरी बहन की जिंदगी तबाह हुई है। मैं इसको माफ नहीं करूंगा। जब अचानक रोमान हंसते हंसते चुप हुआ था और चेहरे पर संजीदगी आ गई थी। वो सरफराज के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला था, तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए। जो राज हमें फाइज के बारे में रात भर में मालूम हुआ है, वो सुनकर खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी बहन इस जैसे दरिंदे के चुंगल में फंसने से बच गई। सरफराज ने संजीदा निगाहों से रुमान को देखा था। इसको कहीं ना कहीं इत्मीनान हो गया था। जो कैफियत रात भर इसकी थी, अब वो कदरें कम हो गई थी। क्योंकि फाइज के बारे में जो बातें इन दोनों को मालूम हुई थी, इसके बाद सरफराज ने फजर की नमाज अदा करके सजदे शुक्र किया था कि इसकी बहन एक बुरे इंसान के पास जाने से बच गई थी। इसकी जिंदगी तब तबाह होती जब वो फाइज के साथ रुखसत हो जाती। खुदा का शुक्र ही था कि इन दोनों के बीच जो रिश्ता था वो खत्म हो गया। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। रोमान अपने घर चला गया तो इस वाकया को तकरीबन 2 दिन बीत गए थे। सरफराज 2 दिन से डेरे पर ही सो रहा था। वजह एक ही थी, वो अभी फिलहाल हवेली जाकर इस लड़की का सामना नहीं करना चाहता था। क्योंकि इसको मालूम था वो इसका चेहरा देखता तो इसको महज फाइज ही याद आता था और फिर वो अपनी बहन को भी इस हालत में नहीं देख पा रहा था। लेकिन आज इसकी बस हो गई थी। इसको अपनी अम्मा बहन याद आ रही थी। यही सोचकर वो हवेली लौट आया था। इसकी अम्मा इसको देखकर बेइंतहा खुश हुई थी। इसको अपने सीने से लगाकर इन्हें ठंडक महसूस हुई थी। वो इनका वाहद सहारा था। अगर वो इनसे दूर हो जाता तो वो जीती जी मर जाती। वो जैसे ही घर आया था, इसकी अम्मा ने आयत के बारे में इसको इतला दी थी कि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बार बार वो बेहोश होकर गिर रही है। जबकि वो मजीद दुख में मुब्तला हो गया था। अपनी माँ के पास बैठकर इसने ढेरों ढेर बातें की थी। फाइज के बारे में जो जो बातें इसको मालूम हुई थी, वो हरफ बहरफ अपनी माँ को बता दी थी ताकि वो इत्मीनान का सांस खारिज कर सके। जबकि इसकी माँ का हाल भी इससे मुख्तलिफ ना था। वो भी शुक्र अदा कर रही थी कि ऐसे इंसान से इनकी बेटी बच गई। थोड़ी देर अपनी माँ के पास मजीद बैठकर अब इसने अपने कमरे की राह ली थी। इसको मालूम था वो छोटी दुनिया कमरे में ही मौजूद होगी। इसके चेहरे पर एक भूली भटकी मुस्कान आई थी। न जाने क्यों इसे सुकून सा महसूस हुआ था कि इसने जज्बात में आकर नूर के साथ कुछ गलत नहीं किया था। क्योंकि इसको मालूम था नूर वाकई बहुत मासूम और कम अकल थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो सामने ही चाय नमाज पर बैठी अल्लाह ताला से सिसक सिसक कर कोई दुआ मांग रही थी। इसके चेहरे की मुस्कान मजीद गहरी हुई थी। वो कदम बा कदम चलता हुआ इसके करीब ही बैठ गया। इसकी मौजूदगी महसूस करके इसके चलती सांसें थम गई थीं और ये बात सरफराज को मालूम हो गई थी और वो अपने हाथ नीचे कर चुकी थी। आंखें भी खुश्क हो गई थी। वो कुछ समझती इससे पहले ही सरफराज इसके करीब हुआ था और इसके माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा देते हुए बोला था, छोटी दुनिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा, इसलिए सांस ना रोको। जो गलती तुम्हारे भाई ने की है, मैं इसकी सदा तुम्हें नहीं दूंगा। कि बोलते ही वो इसकी आंखें चूम गया। जबकि नूर ने गहरा सांस लिया था और सरफराज के सीने से लग गई थी। वो रात इन दोनों के मिलन की थी। सरफराज हर बात बुलाए नूर को अपनी आगोश में समेट चुका था। इसको मालूम था इसकी कोई गलती नहीं है और वो ऐसा जालिम शख्स नहीं था जो बेकसूर लोगों को सजा देता। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था
आयत की तबीयत मजीद खराब हुई थी। इसको अंदाजा हो चुका था कि वो एक बड़ी मुसीबत में आ गई है। फाइज और आयत कई बार तनहा मुलाकात कर चुके थे, लेकिन इन दोनों ने कभी भी हद पार नहीं की थी। लेकिन शादी से महज 1 महीने पहले इन दोनों ने तनहा मुलाकात की थी, और वो मुलाकात इन दोनों के लिए ही बहुत खुशगवार रही थी। लेकिन वो मुलाकात आयत के लिए बहुत तकलीफ दह साबित हुई थी। इनके दरमियान मौजूद पर्दे की हर दीवार गिर गई थी। वो दोनों एक ऐसा गुनाह कर चुके थे जिसकी माफी किसी सूरत नहीं है। फाइज ने इसको बहकाकर अपने करीब तर कर लिया था, और इसने अपने तमाम तर हकूक हासिल कर लिए थे, जो अभी इस बार वाजिब भी नहीं हुए थे। हवेली में कोई नहीं था। नूर अपने कमरे में थी, जबकि सरफराज और सकीना बेगम रुमान के घर गए हुए थे। रुमान शाह ने एक माह गुजरने के बाद सरफराज से अपने और आयत के रिश्ते की बात की थी। सरफराज ने फौरन ही रजामंदी कर दी थी। वो लोग इस मामले की वजह से गए हुए थे, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो सीधा लेडी डॉक्टर के पास आई थी। वॉचमैन ने इसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं ठहरी थी। सब चीज़ें फरामोश किए वो निकल गई थी। इसका मुआयना होने के बाद फौरन ही इस बात को डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो हामिला है। ये खबर सुनकर अस्पताल की छत इसके सर पर आन गिरी थी। इसको यकीन नहीं आ रहा था जो इसके साथ हो चुका है वो हकीकत पर मुबनी है। वो सर थाम चुकी थी। एक ऐसी आजमाइश इसके सर आई थी। ये बातें अगर इसके भाई को पता चलती तो वो इसको जिंदा मार देता। वो कॉरिडोर में ही सर थाम कर बैठी हुई थी, जब अचानक एक मर्द की आवाज इसके कान के पर्दों से टकराई थी। इसने गर्दन मोड़कर देखा था। इसका दम खुश्क होने के करीब आ गया था। वो जमीन पर बैठा एक औरत को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। वो औरत मुसलसल चीख रही थी, जबकि फाइज इसको रो रो कर चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। वो फौरन इन दोनों के करीब गई थी। इसको मामला कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। फाइज की हालत देख इसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। एकदम 3 डॉक्टर आए, और इस लड़की के बाजू में इंजेक्शन व्यवस्थ किया गया, जिसके बायस वो चंद ही पल में बेहोश हो गई थी। स्ट्रेचर पर डालकर इसको वार्ड पे ले गए थे, जबकि फाइज वहीं जमीन पर बैठकर जारों कतार रोने लगा था। ना जाने आयत को क्या सूझी थी कि वो कदम बा कदम चलती हुई फाइज के करीब आई थी। इसकी कंधी पर हाथ रखा था और सवालिया लहजे में बोली थी, फाइज, ये सब कुछ क्या है? तुम क्यों रो रहे हो? और ये लड़की कौन है? इसका लहजा हद दर्जा धीमा था। वो जो हर वक्त तैयार होकर रहती थी, बिल्कुल मुरझा गई थी। इसकी आंखों के नीचे हल्के थे, चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। फाइज ने इसको इस हालत में देखा तो इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो फौरन इसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, खुदा के लिए आयत, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी दहलीज पर आना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम है तुम्हारे भाई को पता चल गया कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तो वो मुझे मार देगा। मैं बेबस हूँ। खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम खाओ। मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे सुकून चाहिए। आयत, मुझे सुकून दे दो। आयत को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और जब फाइज ने हकीकत से पर्दा उठाया था तो इसके कदमों तले जमीन निकल गई थी। फाइज आलम एक मामूली इंसान नहीं था। वो महज किसी का भाई, किसी का बेटा और किसी का महबूब नहीं था। वो एक बदकिरदार शख्स था। इसका पसंदीदा काम था लड़कियों के करीब जाकर इनकी जिंदगी को बर्बाद करना। आयत सरफराज की बहन थी, इसीलिए वो इसके साथ तल्लुकात कायम करने से घबरा रहा था, क्योंकि इसको डर था कि अगर वो आयत के साथ कुछ गलत कर देगा तो सरफराज इसे किसी कीमत पर माफ नहीं करेगा और नूर को भी बर्बाद कर देगा। लेकिन इस रोज इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कई दिनों से इसने किसी लड़की के साथ तल्लुकात कायम नहीं किए थे, और इसी पल आयत पहुंच गई थी। यही वजह थी कि वो हर हद पार कर चुका था और इसके साथ तल्लुकात कायम करके इसकी जिंदगी को तबाह कर दिया था। आयत तो इन लम्हात के बाद मजीद इसकी मोहब्बत में पागल हो गई थी, लेकिन फाइज का दिल भर चुका था। इसको मालूम था अब कोई फायदा नहीं है। जो मुझे चाहिए था वो मैं हासिल कर चुका हूँ। और फिर जितनी बेइज्जती इसकी सरफराज ने की थी, यही बातें इसका दिमाग घुमा गई थीं, और इसने तहैया कर लिया था कि वो महज एक बार ही सरफराज को बेइज्जत करेगा और इसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। इसको मालूम था कि नूर की जिंदगी तबाह हो जाएगी, लेकिन इसको महज अपने बदला पूरा करने की
चाहती। ये लड़की जो चीख रही थी, ये कोई और नहीं थी, बल्कि इसकी पसंदीदा औरत थी। वो एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था और इससे शादी भी कर चुका था। लेकिन खुदा ने इसकी पसंदीदा औरत को एक ऐसी तकलीफ में मुब्तला किया था कि फ़ाइज़ आलम ढह गया था। इसका दिमाग ही पलट गया था और वो कुछ नहीं कर पाया था। वो अजीब तकलीफ दे ज़िंदगी बसर कर रहा था, जबकि आयत खुदा के इंसाफ पर मुस्कुराई थी। वो जो लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करता था, आज इसकी ही मोहब्बत तबाह हो गई थी। आयत के साथ जो होना था, हो गया था। अब कुदरत का इंतकाम होना था। मकाफ़ात अमल शुरू हो चुका था। वो मुस्कुराई थी और खामोशी से अपना बच्चा गिरा दिया था। वो नाजायज़ काम नहीं करना चाहती थी, इसको मालूम था। इसने एक ज़िंदगी को मार दिया है, लेकिन वो जानती थी, वो रब तौबा कबूल करने पर कादिर है। वो एक नाजायज़ औलाद को जन्म देकर सारी ज़िंदगी के लिए इसको गाली का नाम नहीं देना चाहती थी। ये काम करने के बाद इसने अपने घर वालों को तमाम हकीकत से आशना कर दिया था, जबकि इसका भाई खामोश था, क्योंकि इसको मालूम था ये सब आयत के साथ हो चुका है और ये हकीकत रुमान को भी पता चल गई थी। इस रात जो वो दोनों घर से बाहर निकले थे, इन दोनों ने ही फाइज का सारे जहान में पता किया था और रुमान के असर और रसूख से तमाम हकीकत मालूम हो गई थी कि आयत की जिंदगी भी तबाह की गई है और इस लड़के ने कई औरतों को तबाह किया है और अब एक औरत के साथ जिंदगी बसर कर रहा है, जबकि सरफराज ने बरवकत अपने गुस्से पे काबू पाकर नूर की जिंदगी को भी बर्बाद होने से बचा लिया था और अपनी बहन की शादी रुमान शाह से करवाकर सुकून का सांस लिया था। बेशक जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं, अल्लाह इन्हें ऐसी तकलीफ से दो चार कर देता है जिसका कोई नेमोल बदल नहीं